उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कौशल विकास का बजट 9 गुना बढ़ाया। अब युवाओं को लोकल लेवल पर मिलेगा सीधे रोजगार। हर जिले में बनेंगे स्किल इंडस्ट्रियल जोन। अयोध्या मामले पर एसआईटी की समय सीमा खत्म हुई है। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर सौंप सकती है राज्य सरकार को एसआईटी की टीम रिपोर्ट। जांच में खुलेंगे कई राज। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में, जहां 22 जुलाई को 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को मिलेगा बड़ा संगठनात्मक संदेश। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने के आदेश दिए गए। मेन गेट पर आम रास्ते के लिए लगाया गया बोर्ड। और ईरान में घुसने की तैयारी में जुटी है अमेरिकी सेना। जंग को लेकर ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान, कहा जमीनी जंग का काउंटडाउन हुआ शुरू। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। जहाज से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। रथ यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जहां जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में जब श्रद्धालु और लोग वहां पर पहुंचेंगे तो किसी भी तरह की कोई भगदड़ जैसे हालात ना बन पाए, इसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से, समिति की तरफ से पहले बैठक की गई थी और बैठक के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था सामने ना आने पाए, इस चीज को लेकर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और उसी को लेकर आज वो तस्वीरें देखने को मिल पाएगी जहां जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आज शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। रथ यात्रा के इस शुरुआत के दौरान, शुभारंभ के दौरान जब यात्रा में श्रद्धालुओं की उपस्थिति होगी तो इस दौरान किस तरह से चीजें सामने आती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्योंकि सरकार और समिति की तरफ से जब बैठक की गई थी तो दिशा निर्देश विशेष तौर पर जारी किए गए थे कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहे, आईटीबीएफ और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे, कोई अव्यवस्था का अंबार ना देखने को मिल पाए या भगदड़ जैसे हालात ना बने। और इनकेस अगर भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं, भीड़ यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाती है और भारी संख्या में जो जवान वहां पर मौजूद रहेंगे उनसे, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा त्वरित एक्शन लिया जा सके जिसके माध्यम से यहाँ पर कोशिश ये रहे कि आम जनमानस को, श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को कोई बड़ी असुविधा ना रहे। इसके साथ ही यहाँ पर भारी संख्या में चूंकि श्रद्धालु पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई लोग अपनों से बिछड़ भी सकते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वो निश्चित तौर पर भीड़ वाली जगह से सबसे ज्यादा सामने आती है। उसको लेकर खोया पाया केंद्र बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। एआई तकनीक से जो लैस तमाम यहाँ पर कैमराज हैं उससे भी लगातार नजर रखी जा रही है कि न सिर्फ अव्यवस्था बल्कि लोगों को परेशानी ना होने पाए, क्योंकि भारी संख्या में हुजूम यहाँ पर श्रद्धालुओं का देखने को मिलता है। और आज से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसकी शुरुआत और इसके समापन में भारी संख्या में हुजूम यहाँ पर श्रद्धालु का उमड़ेगा। इस बीच रामपुर से एक बड़ी खबर, आजम खान की यूनिवर्सिटी पर अब नोटिस जारी हो चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। आरडीए ने 38 अवैध भवनों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, जहां पर यूनिवर्सिटी में 82,000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण का आरोप है। जौहर ट्रस्ट को भवन हटाने के लिए 20 दिन का समय मिला है, जहां पर अब प्रशासनिक अमले का बुलडोजर चलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, समय सीमा खत्म होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आरडीए के उपाध्यक्ष और डीएम रामपुर ने पारित किया है ये आदेश, जहां पर अब बहुत जल्दी जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासनिक अमले का बुलडोजर चलता हुआ नजर आने वाला है। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। ये जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान की है और अब इस पर प्रशासनिक अमले की नजर है, जहां प्रशासनिक अमला अब शिकंजा कसेगा और इस पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें ये रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 40 में से 38 इमारत ऐसी है जहां पर अवैध घोषित कर दिए हैं और उनके ध्वस्तीकरण को लेकर आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिया गया है। महज 15 दिन का अब समय बचा हुआ है। 15 दिन के भीतर यहां पर एक बड़ा कार्रवाई की जाएगी, जहां पर जिला प्रशासन और आरडीए की तरफ से संयुक्त कार्रवाई कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया कि वो खुद इन अवैध ढांचों को या तो हटा लें और ऐसा न करने पर 16वें दिन का वो समय होगा जब प्रशासन खुद
मौके पर पहुंचेगा और बुलडोजर चलाकर इन्हें तोड़ देगा, ध्वस्त कर देगा। भले ही उसके बाद किसी भी तरह की स्थिति हो, प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जोरों के साथ सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिला अधिकारी और आरडीओ उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक पूरी जांच में ये सामने आया कि 40 में से केवल 2 भवनों का ही नक्शा जिला पंचायत से पास कराया गया था। बाकी 38 इमारतें, बाकी 38 कमरों को लेकर कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। जहां 38 इमारतें बिना किसी मंजूरी और नियमों की अनदेखी करके बनाई गई है। और ऐसे में जांच में यह भी पाया गया कि 22 भवनों में आग से बचाव की पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। फायर विभाग के मानकों को दरकिनार कर पूरी यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 2 फायर महज अब इंतजार किया जा रहा है 16वें दिन का कि 16वें दिन किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाएगी, क्योंकि 15 दिन का ही समय यहाँ पर दिया गया है कि 15 दिन तक यहाँ पर खुद जो कॉलेज के प्रबंधक है वो खुद से इसे अवैध रूप से जो घोषित 38 कमरों को किया गया है, 38 इमारतों को किया है, उसको खुद से हटा ले और खुद से एक्शन ले। अगर उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 16वां दिन ऐसा होगा जब प्रशासनिक अमला खुद मौके पर पहुंचेगा और इन 38 इमारतों को ध्वस्त कर देगा। क्योंकि जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को महज 2 इमारतों को ही प्रशासनिक अमले की तरफ से का नक्शा पास कराया गया था, लेकिन 38 इमारतों को लेकर कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। और जो अब यहां पर माना जा रहा है कि आजम खान की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। इसकी जांच कराई गई थी। प्रथम दृष्टया इस संज्ञान में आया था कि भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जिसके क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया था। उसी क्रम में उन्होंने अपने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आज दिनांक 15 जुलाई को उन्होंने प्रातः 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई का भी उनको अवसर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लिखित जो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो मौखिक बयान दिया है उसका विश्लेषण करते हुए आरडीए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया गया है। और देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन ऐसे हैं, 38 इमारत ऐसी हैं जिसको बहुत जल्दी ध्वस्त कर दिया जाएगा। हरविंदर दिवाकर मेरे सहयोगी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। हरविंदर, फिलहाल क्या जानकारी, क्योंकि अब जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन की पैनी नजर है, जहां पर 16वें दिन, अभी 15 दिन का समय दिया गया है कि कॉलेज, ये जो यूनिवर्सिटी के प्रबंधक है वो खुद से यहाँ पर एक्शन ले, वरना 16वें दिन प्रशासन यहाँ पर पहुंचेगा और ध्वस्त कर देगा 40 में से 38 इमारतों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, उनके ऊपर एक बार फिर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। आजम खान की यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर प्रशासनिक बुलडोजर चल सकता है। आरडीए ने भेजा था प्रेस को तो एक नोटिस, जिसमें उन्होंने 40 भवन बनाए थे, जिसमें 2 भवनों का जो डॉक्यूमेंट थे वो पूर्ण तरीके से पूरे थे और वहीं 38 भवनों का जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी नहीं थी। तो उसी को लेकर के उन्हें नोटिस भेजा गया था और जवाब मांगा गया था कि जो 38 भवन बनाए गए हैं उनके जो भी कागज हैं, जो भी उसके मानचित्र हैं वो दिए जाएं, जमा किए जाएं। क्या वह अवैध हैं या वैध हैं? लेकिन उन 15 दिनों के भीतर कोई भी प्रेस के द्वारा कोई एक भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं गया है। तो वहीं कल रामपुर के अजय कुमार द्विवेदी जो डीएम हैं, उन्होंने बताया कि जो 38 भवन है उनके ऊपर प्रशासनिक बुलडोजर चल सकता है। उन्हें उसमें 15 निश्चित तौर पर हरविंदर, देखिए, सवाल तो यहाँ पर कई उठ रहे हैं और ऐसे में आजम खान की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये लोगों की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि ये जौहर यूनिवर्सिटी आज या कल की तारीख में नहीं बनी है, लंबे समय से बनी है, लेकिन प्रशासनिक अमले की नजर क्या अब गई है कि 40 में से 38 भवन यहाँ पर अवैध है जिस पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये जो भवन बनाए गए थे इनकी सरकार में बनाए गए थे, जिसमें 2 भवनों का जो कागजी कार्रवाई थी वो इन्होंने नगर पालिका द्वारा पूर्ण करके दे दी थी। वहीं 38 भवनों का कोई भी इनका रिकॉर्ड उसमें नहीं दिया था। उसी को लेकर के आरडीए और रामपुर डीएम के पैनी नजर दिखाई दे रही है, तो उन्होंने उसी में उनसे वो जो 38 भवनों के जो कागज थे वो मांगे थे, जिसमें वो किसी तरीके से वो जमा नहीं कर पाए, तो इसीलिए उनके जो 38 भवन है उनके ऊपर बिल्डोजर चलाया जाएगा। जी हरविंदर दिवाकर, आपने जानकारी को साझा किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 16 और 17 जुलाई को 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करती हुई नजर आएंगी। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट भी वितरित करेंगी और खुलदाबाद स्थित राजकीय बालिका गृह के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। महज इंतजार है जब वो प्रयागराज के दौरे पर होंगी, इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। तो ये तस्वीर आपको बता दें कि प्रयागराज दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये प्रयागराज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है, जहां पर दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। राज्यपाल की उपस्थिति वहां पर रहेगी मुख्य अतिथि के तौर पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट भी बांटेंगी और खुलदाबाद स्थित राजकीय बालिका गृह के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। महज अब इंतजार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का किया जा रहा है, जो वो प्रयागराज के दौरे पर होंगी और इस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर सुनिश्चित करनी है। तमाम दिग्गज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी में होना है और यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उनकी उपस्थिति बेहद खास है। साथ ही वाराणसी के गंगा वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी महानगर कार्यालय में जश्न मनाया गया। गुलाब बाग स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जताई है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का भव्य स्वागत किया। बीजेपी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि ये परियोजना काशी के विकास में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और श्रद्धालु और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। कार्यक्रम में महापौर अशोक तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो श्रद्धालु और पर्यटकों में अब खुशी की लहर है। भव्य स्वागत इस फैसले का किया गया, जहां पर गंगा वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूर कर दिया गया है और उसके बाद किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और इस दौरान कैबिनेट फैसले पर बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति यहां पर रही और उन्होंने खुशी जाहिर की कि अब इससे न सिर्फ पर्यटकों को बल्कि श्रद्धालुओं को भी एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और ऐसे में ट्रैफिक की स्थिति से भी यहाँ पर निजात मिलती हुई नजर आएगी। कैबिनेट ने जैसे ही इस पूरे फैसले पर मुहर लगाई, उसके बाद ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां पर न सिर्फ आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गाना भी हुआ। इसके साथ ही बीजेपी का झंडा लेकर नारे भी यहाँ पर लगाए गए और ऐसे में कहा गया कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर ये बेहतरी के प्रयास के लिए है। आगे आने वाले समय में और भी उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसको लेकर लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा हो। एलिवेटेड कॉरिडोर से अब जाम से राहत मिलती हुई नजर आएगी। इसको लेकर लगातार लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अब बात आगरा की करते हैं, जहां एफएसडीए की टास्क फोर्स ने कागरौल के नकला हीरा सिंह स्थित 2 डेयरियों पर छापेमार कार्रवाई कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जांच के दौरान गंदगी के बीच दूध उत्पाद तैयार किए जा रहे थे, जिसके बाद 3 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए। मिलावट की आशंका पर करीब 10.50 क्विंटल घी, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है, सीज कर दी गई है। दोनों डेयरियों पर अब साफ सफाई में गंभीर खामियां मिलने पर नोटिस जारी किया गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही आसपास के कई डेयरी संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और अब हड़कंप की स्थिति डेयरी संचालकों के भीतर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि अब डेयरियों पर
पर एफएसडीए की छापेमार कार्रवाई और शिकंजा कसा जा रहा है, जहां पर कई भारी अनियमितता देखने को मिली थी और जो अव्यवस्थाओं का अंबार था उसको लेकर ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इस दौरान जब जांच की गई तो जांच के दौरान गंदगी के बीच दूध उत्पाद तैयार किए जा रहे थे, जिसके बाद 3 नमूने यहां पर लिए गए और जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। अब मिलावट की आशंका पर करीब 10.5 क्विंटल घी, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए मार्केट में बताई जा रही है, उसे सीज कर दिया गया। दोनों डेयरियों को साफ सफाई में गंभीर खामियां मिलने पर नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही कार्रवाई की सूचना मिलते ही आसपास के कई डेयरी संचालकों में हड़कंप की स्थिति और अपने प्रतिष्ठानों को वो बंद करके मौके से फरार हो गए। लेकिन इस दौरान एफएसडीए का ये कहना कि आगे भी इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। कोई नकली घी या फिर नकली दूध उत्पाद यहां पर सप्लाई अगर कर रहा है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पाए। और उसी के तहत लगातार इस कार्रवाई को अंजाम यहां पर एफएसडीए की टीम देती हुई नजर आई, जहां पर आप तक भी साझा कर रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में 10.5 क्विंटल के करीब जो घी है उसको सीज कर दिया गया। और ऐसे में दूध से बने हुए जो तमाम चीजें हैं उसको भी नष्ट करने का काम फिलहाल एफएसडीए की टीम ने छापेमार कार्रवाई के दौरान किया है। और लगातार ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां डेयरी संचालकों में अब हड़कंप की स्थिति है और डेयरी संचालकों का अभी तक कोई खास रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। और उसके साथ ही कुछ डेयरी संचालक ऐसे थे जो अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके मौके से फरार हो गए, लेकिन एफएसडीए फिलहाल पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एफएसडीए का कहना कि आने वाले समय पर इस तरह की कार्रवाई निश्चित तौर पर और जोर शोर के साथ की जाएगी, ताकि नकली सामग्री जो बेची जा रही है, दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो नकली है, उसका पता लगाया जा सके और लोगों की जान से कोई भी खिलवाड़ ना हो। साथ ही लखनऊ पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए डॉक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 1.5 साल की मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई को फुटपाथ से बच्ची का अपहरण किया गया था और उसे 2.5 लाख रुपए में बेचने की तैयारी की जा रही थी। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की मदद से चौक पुलिस और डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। तो देखिए, लखनऊ से खबर, 1.5 साल की बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है। सीसीटीवी से पुलिस ने पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया, किस तरह से पहले अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद उसको आगे बेचने की फिराक में यहाँ पर अपहरण करता थे। लेकिन अब इस बीच ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि अब फुटपाथ से पहले बच्ची का 13 जुलाई को अपहरण किया जाता है, फिर उसे 2.5 लाख रुपए में बेचने की तैयारी अपहरणकर्ता कर रहे थे। जहां करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की मदद से चौक पुलिस के हाथ और डीसीपी वेस्ट के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है, जहां पर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, बच्ची को सकुशल बरामद किया गया, परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी है। और ऐसे में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनसे पूछताछ की जा रही है। के बाद से टीमें सक्रिय रही और लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज को किया गया, खंगाला गया, तो सारी चीजें जाके क्लियर हुई, एक एक चीज देखी गई कि कहां से ये कैसे उठाए हैं, किस रास्ते से ले गए हैं। दूसरा, इन रास्ते में ये जो मोबाइल से वार्ता कर रहे थे तो हमारी सर्विलांस टीम भी सक्रिय हुई और पूछताछ उसके बाद से ये अभियुक्त पकड़े गए। पकड़ने के बाद से इसमें से 4 अभियुक्त जो घटना करने में जो शामिल थे, एक ऋषभ कश्यप, रोहित पासी और मोहम्मद सुल्तान और इरशाद, ये लोग घटना में थे। और कहानी ये रही कि एक श्याम जी यादव है जो बेसिकली ये जीएनएम किए हुए लेकिन अपने को डॉक्टर बताता है और पहले ये साई हॉस्पिटल यहाँ पे चलाता था अपने एक रिश्तेदार शेर सिंह के साथ। वहाँ कुछ डिस्प्यूट हो गया था तो वह हॉस्पिटल बंद हो गया था। उसके बाद से शेर सिंह को कोई बच्चा की आवश्यकता थी, उसने कहा था किसी बच्चे के प्रबंध करने के लिए और श्याम सिंह ने फिर ये सुल्तान को ये 2.5 से 3 लाख रुपए में तय हुआ था कि कोई बच्चा ला करके देंगे। लेकिन उसके बाद ये लेके चले हैं तो पुलिस टीम सक्रिय हो गई। दूसरा, शेर सिंह ये चाहता था कि उसको कोई नवजात शिशु मिले जिससे कि उसको प्रूव करना घर में आसान रहे कि हमारा बच्चा है।
तो ये 2 कारणों से ये फिर बच्चे को छोड़ के भाग गए और फिर उसके बाद से आज ये गिरफ्तार हुए हैं, इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी चीजों की भी जानकारी की जा रही है कि पूर्व में इनके द्वारा कौन कौन सी कितनी घटनाएं की गई, क्या इससे पूर्व भी बच्चे चोरी में शामिल रहे, आदि सारी चीजों की अभी गहनता छानबीन की जा रही है। अभी इनको रिमांड पे लेकर के तदनुसार आवश्यक वैधानिक। साथ ही चंदौली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जो है एसपी आकाश पटेल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत चकिया पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रोहन पांडे को दिल्ली से आखिरकार गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी चकिया थाना क्षेत्र में हुई लूट की बड़ी वारदात में वांछित था और घटना के बाद दिल्ली में छिपा हुआ था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दिल्ली से धर दबोचा गया आरोपी जो है एसपी के अभियान में ये बड़ी सफलता चंदौली पुलिस के हाथ लगी है। और ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस लंबे समय से इस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छपकर बैठा हुआ था। लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रोहन पांडे का नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। आरोपी चकिया थाना क्षेत्र में हुई लूट की बड़ी वारदात में वांछित चल रहा था। घटना के बाद दिल्ली में छिपा हुआ था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश भी कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसे शुरू कर दिया गया है। पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और लूटपाट के मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस आरोपी की, उसे पूछा यह भी जा रहा है पूछताछ के सिलसिले के दौरान कि उसके साथ क्या और भी अन्य साथी हैं और अगर है तो वो कहां छिपे हुए हैं, इसका पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही कुशीनगर में जमीन के अधिकार को लेकर मुसहर दलित और गरीब परिवार की पद यात्रा शुरू हो चुकी है। 32 सालों से अपने पट्टे की जमीन पर कब्जे की मांग कर रही गरीब 800 परिवारों के समर्थन में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि फाजिल नगर के जौरा बाजार से शुरू हुई ये यात्रा करीब 35 किलोमीटर का सफर तय करके जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पहुंचेगी, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी जमीन पट्टे नहीं मिल जाते, वापस दोबारा कब्जा नहीं मिलता, तब तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने सालों पहले आवंटित जमीनों पर कब्जा कर रखा है और ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 800 परिवार ये बताए जा रहे हैं जिला मुख्यालय तक प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे अपनी मांगों को लेकर। कुशीनगर से ये यात्रा शुरू हुई। जमीन अधिकार पद यात्रा इसका नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि जब तक इनके पट्टे, इनकी जमीन जिस पर कब्जा किया है वो वापस नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरह से इस तरह का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि फिलहाल 800 परिवार धरने पर बैठे हुए हैं और न सिर्फ यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत कर दी गई, जिसमें कुशीनगर में जमीन के अधिकार को लेकर मुसहर दलित और गरीब परिवारों की पदयात्रा शुरू हो गई है। 32 सालों से अपने पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार वो मांग कर रहे थे। करीब 800 परिवारों के समर्थन में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत हुई। जमीन का पट्टा 1994 में हुआ। तात्कालिक मंत्री, उस समय के मंत्री जी जो थे भारत सरकार के, कल्पनाथ राय जी, उन्होंने जमीन पर कब्जा तो दिलवा दिया, लेकिन जिन सीलिंग की जमीन को कब्जा दिया गया था, बाद में वहां के स्थानीय जो बाहुबली लोग हैं, इन लोगों को जमीन से महरूम करके और इन्हें बेघर छोड़ने की कार्रवाई को करने का काम किया। साथ ही झांसी पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक कमलेश कुमार की अचानक से तबियत बिगड़ने से उनका निधन हो गया है। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ऐसे में आपको बताते चले कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने शोक सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कमलेश कुमार ने साल 1989 में उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा की शुरुआत की थी और वर्तमान में रिजर्व पुलिस लाइन झांसी में उप निरीक्षक के पद पर वो तैनात थे, जिनका निधन हो गया और ऐसे में पुलिस ने उनको शोक सलामी दी है, अंतिम विदाई दी है। तो देखिए, झांसी से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। पुलिस ने शोक सलामी इस दौरान दी है और सभी की आंखें यहाँ पर नम नजर आई, जहां 1989 से वो अपनी सेवा निभा रहे थे और अब उनका निधन हो गया।
साथ ही हरदोई के कटरा बिल्हौर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां कन्हारी गांव के पास फर्रुखाबाद से आ रही रोडवेज बस अचानक से खड़े ट्रक से टकराकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के इस समय बस में करीब 40 परिवार और यात्री सवार थे, जिनमें कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। तो एक बड़ा हादसा हुआ, बस में 46 यात्री सवार थे, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, जांच शुरू कर दी गई है। हादसा किस वजह से हुआ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्राथमिकी जांच में फिलहाल तेज रफ्तार और जो सड़क पर यहाँ पर गड्ढे हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बस में जो 46 यात्री सवार थे वो गंभीर रूप से उनको चोटें आई हैं, वो घायल हैं, जिनको आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से सीधा अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उनका इलाज जारी है। तो देखिए, हरदोई से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां बस पलट गई है और हरदोई में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।